नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम जैसा कि आप सभी जानते हैं सोमवार से शुक्रवार शाम के 6 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें कृषि से संबंधित कोई खास विषय खास तौर पर हम चुन के लाते हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमान से विस्तार से चर्चा करते हैं और उस विषय पर पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। साथ ही अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप हमारे विशेषज्ञ मेहमान से राय ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हेलो किसान कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ मेहमान भी मौजूद है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा टोल फ्री नंबर क्या है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। तो बेझिझक कॉल करें और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी लें। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी आप हमसे बात करेंगे तो टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा, इससे बातचीत में रुकावट आती है और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। बहरहाल आपका परिचय हम हमारे खास मेहमान से करवाते हैं जिनसे हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार यहाँ पर मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सुनील कुमार सह आयुक्त है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि मंत्रालय में। सबसे पहले इस योजना के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। इसकी उपयोगिता महत्व के बारे में अगर बात करें तो जो किसान है जो बहुत ही हाथ तोड़ मेहनत से खेती करता है, हम देखते हैं कि कई बार ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है कि उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो किस तरह से किसानों के लिए लाभकारी है, हमें बताएं। देखिए, खेती बाड़ी जो है हमेशा प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ रहता है। ये इसकी जो पूरी एक्टिविटी होता है प्राकृतिक जो वर्षा है, उनकी सारे टेम्परेचर है, सारे चीज़ों पर निर्भर करती है। और कभी कभी इसमें किसान बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, सीड लगाते हैं, बीज लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं और उस पूंजी से एक उनके फसल कटाई के बाद एक आशा होती है कि हमें जो इनकम होगी, आय होगी, उससे परिवार का परवरिश करेंगे, बच्चे की पढ़ाई लिखाई और सारे चीज़ें के लिए वो पूर्व में प्लानिंग करके रखते हैं। सारे उनकी मेजर चीज़ें होती है। लेकिन ये इस बहुत सारे जब आपदा आ जाते हैं बीच में, तो जिसके कारण उनकी फसल नष्ट हो जाते हैं और फसल नष्ट होने के कारण जो है उनकी आय जो है टूट जाती है। जो आय होनी चाहिए थी वो आय उनको नहीं मिल पाती है और जिसके कारण उनके जो परिवार का परवरिश करने में और अदर जो योजना भविष्य के लिए बना रखे हैं उसमें वो कठिनाई का महसूस कर सकते हैं। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। पहले भी बीमा योजनाएं चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इस ध्यान में रखा हुआ है कि किसानों को जितना हानि हो उसकी हम लोग प्राकृतिक आपदा के कारण वो हम भरपाई कर पाएं। तो ये इसका उद्देश्य है। योजना के बारे में और भी विस्तार से आपसे जानेंगे आगे और किसान किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। हर साल प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओलावृष्टि और पाला से फसलें खराब हो जाती हैं। ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना की सौगात दी है। इस योजना के तहत किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वहीं वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम की राशि केवल 5% होगी। इस योजना से किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत कम रखी गई हैं। साथ ही शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में फसल हानि के लिए किसानों को पूरी बीमित राशि दी जाए। इस योजना में सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अब इस योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया है। अभी तक जो किसान लोन लेते थे उनको इस योजना से जुड़ना जरूरी था और फसल का बीमा कराना होता था, लेकिन अब ये योजना किसान की इच्छा पर निर्भर करती है कि वो फसल का बीमा कराकर योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। साथ ही बिना लोन लेने वाले किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
खरीफ 2020 सीजन के लिए बीमा लेने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 रखी गई है। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने जानकारी दी है कि उन सभी किसानों के लिए नामांकन निःशुल्क कर दिया गया है जिन्हें केवल एक प्रीमियम राशि का भुगतान करने की जरूरत है। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को अब आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर सुनील कुमार, जैसे कि रिपोर्ट में भी हमने देखा, जो खरीफ है उसके लिए बीमा कराने के लिए 31 जुलाई जो है अंतिम तारीख है और बहुत वक्त अब ज़्यादा नहीं बचा है किसानों के पास। तो ऐसे में कुछ खास बातें जानना चाहेंगे आपसे कि बीमा कराने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, कितना प्रीमियम उन्हें देना पड़ता है, और इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, ये खरीफ मौसम के लिए मुख्यतः जो है बहुत सारे राज्यों में अलग अलग डेट हैं। राज्य में अलग अलग फसल के अनुसार जो बुआई का समय है उसको ध्यान रखते हुए किया गया है। कट ऑफ डेट रखा गया है, एक अंतिम तिथि, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप्स जो है अर्ली समय बहुत पहले बुआई की जाती है और उसकी फसल कटाई भी पहले हो जाती है। तो हम लोग ध्यान में रखें कि जो भी फसल कटाई जिसकी पहली हो जाती है उसकी अवधि हम पहले रखें बीमा कराने की, ताकि हम समय पर लाभ दे पाएं। क्योंकि अगर हम सभी फसल के लिए हम 31 जुलाई ही रख दें तो उससे क्या होगा कि यील्ड डेटा या सारे क्रॉप मैच्योर होने में अलग अलग टाइम पर होते हैं, तो हमें क्लेम देने में भी अलग अलग समय जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिल पा रहा था। तो अधिकतर राज्यों में जो इस बार रखा गया है 31 जुलाई कट ऑफ डेट है सभी किसानों के लिए। ये ऋणी है या गैर ऋणी है, बटाईदार है या खुद का जमीन है, उनका अपना स्वामित्व वाली जमीन है, सभी के लिए एक ही कट ऑफ डेट है। उसके लिए आप एक प्रावधान किया हुआ है कि ये योजना जो है वो सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। लेकिन इसमें ध्यान रखा गया है कि इस बार कोविड के कारण किसानों को ज़्यादा कठिनाई नहीं हो, क्योंकि हर एक किसान अगर स्वैच्छिक हैं और ऋणी किसान हमारे पहले जो थे वो 2/3 जो किसान थे वो ऋणी किसान जुड़ते थे, तो उनको कठिनाई नहीं हो, इसलिए हम लोग इस बार रखे हैं कि किसान जो ऋणी है उनकी बीमा हम लोग कर देंगे। अगर वो इच्छा से नहीं लेना चाहते हैं तो बैंक में जाकर एक डिक्लेरेशन उनको देना है कि हम इस योजना में जुड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा। इसके अलावा उनको लगता है कि हम कुछ क्रॉप्स में जुड़ना चाहते हैं या कुछ क्रॉप के लिए नहीं जुड़ना चाहते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार वो अपनी जरूरत के अनुसार वो डिसीजन ले सकते हैं और वो सूचना उनको दें कि कुछ क्रॉप में हम जुड़ना चाहते हैं, कुछ में नहीं जुड़ना चाहते हैं। इसके लिए एक समय अवधि निर्धारित किया गया है जो कट ऑफ डेट है उसके 7 दिन पहले, क्योंकि बैंक को भी पूरा प्रपोजल बनाने में, प्रीमियम काटने में उनके खाते से एक समय मिलना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए 7 दिन का समय दिया गया है। किसान भाइयों को यह भी बताना चाहता हूं कि अगर वो बैंक में वो खुद मौजूद नहीं होना चाह रहे हैं इस बार, तो आप मेल के द्वारा भी या फोन पर भी बैंक मैनेजर से अनुरोध करके वो अनुरोध कर सकते हैं कि हम इस बार बीमा योजना में नहीं जुड़ना चाहते हैं। देखिए, कोविड की वजह से कई जगहों पर लॉकडाउन है, शायद निकलने में दिक्कत हो, तो ऐसे में ईमेल के जरिए ये चीजों को हम लोग ने पूरा ध्यान दिए हैं कि किसानों को कम से कम असुविधा हो। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील कुमार, आपको माफ कीजिएगा, यहाँ पे रोकना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। सुभाष जी हमारे साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सुभाष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है जी। टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा सुभाष जी, अपनी बात बताइए, क्या जानना चाहते हैं? ठीक है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जो 2-3 साल से मेरा जो धान है, धान का बीमा कराना चाहता हूँ, लेकिन जो जाता हूँ जैसे मान लिया किसी केंद्र है ब्लॉक में, तो वो मना कर देते हैं तुम्हारा गाँव बीमे में नहीं है। और जो उन्होंने कहा कि कृषि उस पे जाओ, जो केंद्र है कंप्यूटर जनसेवा केंद्र, उन जनसेवा केंद्र वाले भी कह रहे हैं कि हम बीमा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी समस्या हो रही है और बीमा नहीं हो पाता। जी, अभी धान का कराना चाहता हूँ, नहीं हो नहीं रहा। इस संबंध में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो मुख्यतः जो फसल हैं राज्य में वो अधिसूचित होते ही हैं। जो मुख्य फसल हैं वो सारे राज्य सरकार अधिसूचित करते हैं। उत्तर प्रदेश में धान फसल हर एक जिला में अधिसूचित किया हुआ है। अगर देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बैंक में या कहीं आप जा रहे हैं, आपकी बीमा नहीं हो रही, तो एक नहीं है, बहुत माध्यम से आप बीमा करा सकते हैं। आप बैंक में जा सकते हैं, आप पैक्स में जा के बीमा करा सकते हैं। अगर वहाँ दोनों में ठीक है नहीं जा पा रहे तो कॉमन सर्विस सेंटर
जो आपका जन सुविधा केंद्र है वहाँ भी बीमा करवाने की सुविधा की दी गई है, आप वहाँ बीमा करवाइए। अगर इसके अलावा भी आप नहीं जाना चाहते, कहीं घर में बैठ के ही बीमा कराना चाहते हैं, उसकी भी सुविधा दिया हुआ है। हमारा एक फसल बीमा पोर्टल है pmfby.gov.in, आप गूगल में या कहीं भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। इसके माध्यम से ही आप स्वयं बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए बहुत सीमित दस्तावेज है, वो दस्तावेज की आप स्कैन कॉपी रख लीजिए। प्रीमियम पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है सुविधा, उसके साथ आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप है, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के नाम से है, उसके माध्यम से भी आप बीमा करा सकते हैं। तो ये कोविड के समय में किसानों के भाइयों को ध्यान में रखते हुए कि उनको किसी तरह का असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोग विशेष व्यवस्था किए हैं। जी बिल्कुल। तो सुभाष जी, आप जरूर धान की फसल का बीमा कराइएगा। और जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि ये जो जानकारी आपको दी जा रही है कि धान का बीमा नहीं होता है, आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपने बताया सभी क्षेत्रों में धान का बीमा हो सकता है, धान की फसल का। तो यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर सुनील कुमार, जैसे कि आप बता रहे थे, बहुत ज्यादा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से दस्तावेज हैं जो जरूरी है बीमा कराने के लिए? देखिए, दस्तावेज मुख्यतः 3 है जी। हम लोग ने खरीफ 2017 से आधार कंपलसरी कर दिया है। जो सरकार की मैक्सिमम सभी स्कीम में आधार कंपलसरी किया हुआ है, जिसमें हम आधार नंबर लेते हैं किसान को। उसके साथ वो भूमि, जिस भूमि पर का बीमा वो कराना चाहते हैं, उसका स्वामित्व का लेते हैं। या स्वयं का है तो स्वयं दीजिए, बटाईदार है तो उनका बटाईदार का एक परफॉर्मा दिया हुआ स्टेट गवर्नमेंट ने, उसके आधार पर आप भर के दे सकते हैं। और स्वयं घोषणा करना है कि आप किस फसल का बीमा कराना चाहते हैं। तो खेत का विवरण और फसल का विवरण बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो है बैंक का खाता का हम विवरण लेते हैं। कि बैंक का खाता का विवरण इसलिए लेते हैं कि हम लोग जो है अब जो भी आपका क्लेम बनेगा भविष्य में, उसका सीधा सीधा हम बैंक के खाते में ट्रांसफर करते हैं। इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बैंक को छोड़ के, बैंक के द्वारा जो बीमित हो रहे हैं उनको हम खाता में देंगे। अदर जगह जो बीमित हो रहे हैं CSC के थ्रू या ऑनलाइन हो रहे हैं, उनको सीधे हम DBT जो आधार से आपके बैंक खाता लिंक है उसमें देंगे। इसलिए कि कुछ त्रुटियां रह जाती है, उसको आप जब अपलोड करते हैं, डेटा भरते हैं, तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखे हुए बहुत सीमित 4 दस्तावेज हैं, उसी के आधार पर बीमा किया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील कुमार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पहले भी कई बीमा योजनाएं चल रही थी, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है 2016 में 4 साल पूरे हो गए हैं, इनमें इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि प्रीमियम बहुत ही कम था। और इसके बाद भी ये बीमा वहीं पर नहीं रुकी, समय के साथ साथ इसमें और भी बदलाव किए गए हैं। तो हालिया क्या कुछ खास बदलाव इसमें किए गए हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये बीमा योजना जो है, पूर्ववर्ती बीमा योजनाओं को पूरा समीक्षा किया गया, किसानों को हित में ध्यान रखा गया कि किसान को सही 2 ही चीज हमारा ऑब्जेक्टिव था कि किसान को कम से कम प्रीमियम लगे और समय से हम उनको लाभ सुनिश्चित कर पाए। इसके अलावा था कि हम पूरे जो सिस्टम है उसमें पारदर्शिता लाएं, किसानों को सहभागिता हो, हर एक चीज को वो जान पाएं कि हाँ हमारी बीमा का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, हमें बीमा के दावी राशि मिला तो क्यों मिला और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। इस चीजों को ध्यान में रखते ही ये सतत हम लोग इसमें समीक्षा योजना में करते रहे। रबी 18-19 में भी हम लोग बदलाव किए थे, जिसमें गाइडलाइन के द्वारा बदलाव किया गया था। लेकिन खरीफ 20 में व्यापक रूप से हम बदलाव के लिए हम लोग ने प्रपोजल डाला और जो हमारे कैबिनेट हैं उन अप्रूव किया, जो खरीफ 20 से लागू किया जा रहा है। इसमें किसानों की इच्छाओं के अनुसार स्कीम को सबसे पहले वॉलंटरी किया गया। ये सबसे बड़ी बात थी जो इस बदलाव में शामिल है कि स्वैच्छिक कर दिया गया। पहले जो ऋणी किसान थे स्वतः ही उनके फसल का बीमा हो जाया करता था, लेकिन अब उनके पास ये अधिकार है कि वो तय करें कि वो बीमा कराना चाहते हैं या नहीं। इस निर्णय के पीछे क्या खास उद्देश्य रहा है, ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे। इसका उद्देश्य ये रहा कि जब भी हम लोग या DD किसान चैनल पर प्रोग्राम करते थे या जब भी हम किसान प्रतिनिधि से बात करते थे, तो उनकी एक ग्रीवांसेस होती थी कि आप जो है हमारी जो बिना पूछे हुए, बिना सहमति से आप बीमा कर देते हैं। तो कुछ हमें लगा कि नहीं, किसानों का कुछ भी जो बातें हैं वो जायज़ है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र जो है वो जोखिम वाले क्षेत्र नहीं है, जिसमें उनको बीमा की जरूरत नहीं है, या खुद वो जोखिम को
अपने आप दूर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि एग्जांपल देते हैं कि अगर वर्षा वाली क्षेत्र नहीं है तो बहुत सारे किसान उसमें इन्वेस्टमेंट करके खुद अपने सिंचाई का व्यवस्था करते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र में है और बहुत सारे किसान जो है खुद जोखिम उठाने में सक्षम है। तो उन सारों किसानों की इच्छाओं पर छोड़ा गया है कि आप अगर नहीं बीमा योजना में जुड़ना चाहते हैं तो नहीं जुड़े। तो ये मुख्यतः रहा, इसको किसानों के हित में और किसान को हर एक बातों को ध्यान में रखते हुए उनको समायोजित किया गया, उनकी इच्छाओं को पूर्ति के लिए। तो किसानों का हित देखते हुए और उनकी इच्छा का सम्मान रखते हुए जो फसल बीमा योजना है उसमें बदलाव किए गए हैं। इस योजना में और भी कई बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ लेते हैं। जी भोलालाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवरलाल मीणा जी इस वक्त हमारे साथ है, माफ कीजिएगा। भंवरलाल जी पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार साहब। जी नमस्कार। जी मैंने क्या मैडम 2019 में खरीफ का फसल बीमा करवाया था। ठीक है। तो मैडम अभी तक उसका क्लेम नहीं मिला मेरे को। जी सुनील जी कुछ पूछना चाहेंगे? राजस्थान से बोल रहे हैं। राजस्थान में खरीफ 19 का बीमा राशि जो है बहुत सारे क्षेत्रों में मिल गए हैं। आप फसल बताएंगे किस फसल के लिए बीमा कराए थे? मक्का के लिए। तो मक्का के लिए बीमा राशि मिल गया है बहुत सारे क्षेत्रों में, कुछ बचा हुआ है चूंकि कुछ प्रीमियम राशि राज्य सरकार से आनी है जिसके कारण से है, वो जल्द से जल्द भुगतान हो जाएगी। हम लोग उसको समीक्षा कर रहे हैं डेली बेसिस पर। सही बता रहा, अप्रूव्ड बता रहा, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं देखिए, मिलेगा नहीं मिलेगा दो चीजें हैं। अगर आपकी फसल क्षति हुई है तो जरूर मिलेगा, है ना, क्योंकि जो क्षति हुई है वो क्षति का आकलन हो चुका है, बीमा का दावा का कैलकुलेशन हो चुका है। केवल एक प्रक्रिया है जिसमें राज्य सरकार की राशि आने पर, जो सब्सिडी है उसकी राशि आने पर बीमा कंपनी भुगतान कर रही है और सभी क्षेत्रों में आ गई है। आपका है कि क्षति हुआ या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी आप लोकल लेवल पर ले सकते हैं कि आपको आपके गाँव में क्षति हुआ या नहीं हुआ है। बिल्कुल। भंवरलाल जी जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया है कि राजस्थान में कई लोगों को जो बीमा है उसका भुगतान हो गया है, तो ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं अगर वाकई क्षति हुई है आपके क्षेत्र में तो इसका जो भुगतान है वो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम हेलो किसान और आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये सरकार की, ताकि जो तमाम किसान हैं जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नुकसान उठाना पड़ जाता है तो उनके नुकसान की भरपाई हो सके और आर्थिक रूप से जो एक तरह से किसान के टूट जाने की स्थिति बन जाती है, ऐसे में उन्हें मदद मिल सके। ऐसी स्थिति में ये योजना बहुत ही लाभकारी साबित हो रही है और आप सभी किसान जो खरीफ के लिए अब तक बीमा नहीं कराया है, 31 जुलाई अंतिम तारीख है, तो जल्द से जल्द आप इसके बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठी करके और जरूर बीमा कराएं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, इनका सवाल यहां पर ले लेते हैं। अर्जुन कुमार जी मंदसौर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैडम, मैं कह रहा हूँ। जी अर्जुन जी। जी मैं बोल रहा हूँ मैडम, ये कह रहा हूँ कि 2019 का जो खरीफ का बीमा कराया था फसल का, जी
मैडम उसकी राशि अभी तक मंदसौर में जारी नहीं हुई क्या एमपी में? मध्य प्रदेश में भी नहीं मिल पाई है आपको, आपका ये कहना है? जी डॉक्टर सुनील कुमार। हाँ, मध्य प्रदेश में खरीफ 19 का फसल बीमा योजना का अभी कुछ क्लेम नहीं मिल पाया है। उसकी दो कारण है। पहला कारण है कि जो बैंक में बीमा कराए हैं बहुत सारे किसान का, उसकी जो सूचनाएं हैं वो हमारे फसल बीमा पोर्टल है उस पर अपलोड नहीं हो पाया है। तो कुछ कारण उनकी सभी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, और कुछ हम लोग जो छूटे हुए किसान थे उनके हम लोग पोर्टल पर विवरण लिए हैं, कुछ अभी भी छूटे हुए हैं, उनकी समीक्षा किया जा रहा है। दूसरा है कि वही जो चीज़ें हम अभी बता रहे थे कि राज्य सरकार की एक राशि देनी होती बीमा कंपनियों को, उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन क्लेम दावा का कैलकुलेशन हो गया है। इसको हम लोग पोर्टल पर जो बचे हुए हैं उनकी हम समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द हम किसानों को बता देंगे। और ये चीज़ें जो रहती है कि भाई किसी कारण से अगर डिले हो रहा है, कोई प्रक्रिया है डिले हो जाती है, किसानों में बहुत बेचैनी हो जाती है कि हमें हमारे पैसा मिले या ना मिले, या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए खरीफ 20 से हम लोग ये सुविधा दे रहे हैं कि जो भी बीमा दावा आपके बने हैं वो आप खुद ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा। और अगर आपको नहीं मिला है या कुछ प्रक्रिया में विलम्ब है तो उसकी भी सूचना हम आपको देंगे, ताकि जो है इससे क्या होगा कि जो विश्वास बना रहता है। हाँ, जो रहता है कि भाई मिला नहीं मिला, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, ये चीजें रहती है। तो कहाँ कैसे ट्रैक कर सकते हैं किसान, और कैसे जान सकते हैं कि क्या स्थिति है? इसके लिए देखिए यही जो हम अभी बता रहे थे कि आप फसल बीमा पोर्टल पर जाके कर सकते हैं। उसमें ट्रैकिंग की व्यवस्था रखा हुआ है। एप्लीकेशन नंबर हर एक का जैसे ही आपकी सूचनाएं पोर्टल पर आती है हम SMS के द्वारा आपका एप्लीकेशन नंबर भेज सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर के द्वारा ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप ऋणी किसान है जहां से आप KCC धारक हैं तो अपने खाता नंबर के साथ डाल के ट्रैक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसमें अगर कुछ भी नहीं है, दोनों चीजें तो आपके पास नहीं है और किसी रिलेटिव के द्वारा आप ट्रैक कराना चाहते हैं तो उसमें 2-3 सूचनाएं हम लोग मांगते हैं कि आप किस गांव के निवासी हैं, किस फसल का बीमा कराए हैं, तो उसके आधार पर हम सर्च करवा के आपको ट्रैकिंग का सुविधा दे रहे हैं। अभी भी आप जो है फसल जो आपने प्रीमियम पेड किया है या किस फसल का बीमा कराए हैं, किस रकबा का करवाए हैं, वो जानकारी बहुत जरूरी है। देखिए आप लोग को पहले हम एक चीज और बताना चाहते हैं किसान भाइयों की, बहुत चीजों है कि इसमें एक जो है क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर बीमा पहले होती थी, अभी भी हो रही है, जिसमें राज्य सरकार जो है मौसम के अंत में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर एक उपज निर्धारित करती है और उसके जो भी शॉर्टफॉल होते हैं उसके आधार पर सभी किसानों को जो भी हैं उनको बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। लेकिन बहुत सारे आपदा ऐसे हैं जो पूरे क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे आपका खेत जिसके लिए प्रावधान किया गया कि खेतवार आकलन हो, खास करके जो है लोकलाइज जो जिसको स्थानीय आपदा कहते हैं, जो किसी पार्टिकुलर जगह पर होंगे, खेत के पैचेज में होंगे, सभी पूरे गांव प्रभावित नहीं होंगे, जिसमें आपका जल भराव है, ओलावृष्टि है, बादल फटना है ना, प्राकृतिक आग लगना है, ये सारे चीजें हैं जो किसी पैचेज में होते हैं, जिसके कारण आपको सूचनाएं देना जरूरी होती है। सूचनाएं में 2 चीज चाहिए कि हमको पता होना चाहिए कि किस खेत की सूचना है, तो इसलिए खेत का विवरण हम लोग डालते हैं। तो जब भी आपको SMS जाए या हम डाकघर के द्वारा हम जो भेजते हैं पावती पत्र, उसमें आप जो खेत का विवरण जरूर देखें कि सही अंकित है या नहीं है। अगर सही अंकित नहीं है तो जरूर अगले वर्ष या अगर हम सुविधा देते हैं कि इस वर्ष भी अगर चेंज कर सकते हैं तो चेंज जरूर करें, क्योंकि आपका खेत का विवरण जरूरी है। जरूर पूछना चाहूंगी कि पहले ये समस्या रहती थी कि जो इकाई है वो इतनी छोटी नहीं होती थी, खेतवार आकलन नहीं हुआ होता था, तो क्या इसकी सुविधा अब किसानों को मिलने लग गई है क्या? क्योंकि पहले जो इकाई था वो बड़ा था, पूरे ग्राम पंचायत को देखा जाता था, तो अब क्या ये इकाई छोटी हो गई है? देखिए इसमें मुख्यतः अब जो फसल थे पहले हम लोग ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर जो 2-4 क्रॉप्स आए थे, है ना, जिसको फसल कहते हैं। अब जो है कि अधिकतम फसल जो है अब ग्राम पंचायत पर अधिसूचित होने लगे हैं, राज्य सरकार करने लगे हैं, जिसमें जो इसको कहते हैं एक बेसिस रिस्क, जो आपने जिसकी फसल क्षति हुई और जो हम आकलन किए उसमें हर एक किसानों का
थोड़ा अंतर होगा, क्योंकि हम औसत उपज लेते हैं। तो कुछ किसान का ज्यादा क्षति होता है, कुछ का कम होता है, लेकिन हम औसत देते हैं। तो इस औसत को किसानों को जो जितनी क्षति हुई है उसके समानुपात करने के लिए हम लोग पहले यूनिट को कम किया कि ग्राम और ग्राम पंचायत स्तर पर हम करें। इसके अलावा जो भी हम बता रहे थे, ये व्यापक आपदाओं के लिए। इसके अलावा हम लोग ये भी आइडेंटिफाइड किए हैं उसकी कौन कौन आपदाएं हैं जो पूरे गांव को प्रभावित नहीं करते। तो जिस गांव को पूरे गांव को नहीं प्रभावित करते उसके लिए खेतवार आकलन का व्यवस्था किए हैं। तो ताकि जो है किसान को या स्थानीय आपदा के कारण हम खेतवार आकलन करके दे, या व्यापक आपदा है जिसमें पूरे गांव को क्षति होता है उसके आधार पर दे। तो हम जितनी किसानों का क्षति हो रहा है उसके समानुपातिक हम बीमा दावा प्रस्तुत करें, इसका प्रावधान किया गया है। जी बिल्कुल। तो काफी समय से जो किसान है उनकी ये मांग थी कि खेतवार आकलन हो, क्योंकि कई बार उनके बाकी जो आसपास के किसान हैं उनका नुकसान नहीं होता था, लेकिन जिनका नुकसान हो जाता था उनमें भरपाई नहीं मिल पाती थी और काफी परेशानी उठानी पड़ती थी उन्हें। तो उनकी जो ये मांग है वो एक तरह से ये भी पूरी हो रही है। तो ये तमाम जानकारियां आप जरूर रखें बीमा करवाने से पहले। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ लेते हैं। कमलेश यादव जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम नमस्कार। मैडम नमस्कार जी। मुझे एक जानकारी लेनी थी आपसे। जी 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 मैडम वो जानकारी ये है कि मैंने खरीफ 2018 का बीमा, मेरे पास लोन नहीं है तो डायरेक्ट मैंने बैंक से कराया। ठीक है, किस फसल का कराया? मैडम मैंने खरीफ की फसल का कराया था। जी जी, तो खरीफ की फसल का बीमा कराया। तो मैडम बैंक वालों ने क्या किया है, मेरी जमीन जो है वो दूसरी तहसील में आती है, पांगरी चतवास में आती है, पर बैंक वालों ने वो पांगरा कन्नौज में उसको रजिस्टर कर दिया। तो अभी जो फसल का क्लेम आया है खरीफ 2018 का, वो पांगरी चतवास का तो आया है क्लेम, क्योंकि मेरी जमीन पांगरी में, पर बैंक वालों ने अपनी गलती से उसको पांगरा कन्नौज डाल दिया। ठीक है, तो पांगरा कन्नौज में क्लेम नहीं आया। तो मैडम अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? बिल्कुल। तो बैंक में मैनेजर सर से जाके मिला, बोले अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुमसे बने वो कर लो जाके। नहीं देखिए इसमें प्रावधान किया गया। देखिए इसी चीजों के लिए कि एक जो शिकायत है या इस तरह के जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे किसान फेस कर रहे थे इसको, तो इसलिए ये हम लोग दिए हैं कि आपको हम सूचनाएं देते हैं। जैसे आपने बीमा कराए हैं तो आप गैर ऋणी किसान हैं, तो आप बीमा कराए होंगे उसी टाइम आपको एक पावती पत्र मिला होगा बीमा का, जिसको कहते हैं, जिसमें आप किस फसल का कराए, किस रकबा को कराए, पूरा खेत का विवरण अलग और आपका एड्रेस का विवरण अलग। कि बैंक में क्या क्या होता है, कभी कभी जो है जो घर का एड्रेस होता है वो खेत के एड्रेस में डाल देते हैं, जिसके कारण बीमा राशि मिलने में दिक्कत होती है, त्रुटियां होती है। इसमें दो प्रावधान है। एक तो ये अगर किसान भाई को तुरंत पता चल जाए तो, जिसके लिए हम अभी पहले बता रहे थे कि उस तुरंत संशोधित करवा दें कि ये हमारा गलत हो गया, इसके लिए हम सुविधा दिए हुए हैं। दूसरी चीजें, अगर इस तरह की बैंक की गलती के कारण हुआ है तो बैंक को भुगतान करना होगा। हम लोग ने किसानों के हित में ये सुनिश्चित किए हैं कि अगर बीमा राशि कट गई है, बीमा राशि किसान ने सही समय पर दिया है, तो या तो भुगतान सरकार करेगी, बीमा कंपनी करेगी, या बैंक करेगी। किसानों को भुगतान होगा, ये जवाबदेही हम लोग सुनिश्चित किए हैं गाइडलाइन में भी, और ये हम लोग हमेशा इसकी समीक्षा भी करते हैं। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जिला शिकायत निवारण समिति बनी हुई है, उसमें आप शिकायत दर्ज कराएं। ये मैटर को एग्जामिन करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि बैंक के बहकावे में ना आए, वो बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक की गलती है तभी उन्हें भुगतान होगा। जिनकी गलती है, किसानों को अगर प्रीमियम कट गया है, प्रीमियम जमा किए हैं, विवरण जो गलत किए, आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। देखिए प्रूफ है, क्योंकि आपके पास ये चीजें प्रूफ वो दे सकता है कि मैंने आपको विवरण दिया था, आपने विवरण की समीक्षा करके हमें त्रुटि हुई वो बताया नहीं। तो इसलिए किसान भाई से हम अनुरोध करते हैं कि जब आप जन सेवा सूचना केंद्र से आप कराएं या सेल्फ कराएं, तो जो आपको प्रिंट मिलता है बीमा के जो जिसमें पावती पत्र कहते हैं, जिसको हम लोग एक्नॉलेजमेंट रिसीट, उसमें आप एक बार फिर देख लें कि हमारा जो फसल का विवरण सही है कि नहीं, खेत का विवरण सही है कि नहीं, ग्राम का विवरण सही है कि नहीं। क्योंकि ये जो है फसल कटाई प्रयोग जो है और जो नोटिफाइड यूनिट होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि आपके गांव में ज्यादा क्षति हो, दूसरे गांव में कम क्षति हो, है ना। तो
अगर बदल जाएगा अगर क्षेत्र तो आपकी राशि भी बदल जाएगी। बिल्कुल, तो इसलिए आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप बीमा कराते हैं तो इसके साथ ही जो पावती मिलती है उसमें तमाम ब्यूरो जो लिखे हुए हैं उसे एक बार फिर से देख ले कि वो सही लिखे हुए हैं या नहीं। और इसके साथ ही ऐप और पोर्टल से भी आप जुड़े रह सकते हैं, तो उसमें भी आप अपने तमाम ब्यूरो को एक बार फिर से जरूर देखिए कि वो सही है या नहीं, वरना इसी तरह की जो समस्या है वो आ सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बनवारी जी उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका बनवारी जी, पूछिए अपना सवाल। सर ये क्या होता है, क्या फायदे हैं इसमें बीमे में? बनवारी जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से बताएं क्या समस्या है। मतलब ये जैसा फसल के लिए क्या फायदे हैं इसमें, फसल बीमा इस योजना के क्या फायदे हैं? ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से हम बातचीत कर रहे हैं। कृपया पूरे कार्यक्रम के दौरान आप हमारे साथ बने रहें। और डॉक्टर सुनील कुमार, जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, तो इसके फायदों के साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप ये भी बता दें कि इसमें काफी बदलाव भी किए गए हैं जिसके बारे में आप हमें बता ही रहे हैं। कुछ और खास बदलाव जो इसमें किए गए हैं? फायदे हम लोग सुनिश्चित हो कि हर एक किसान इसमें जुड़े। आप देखिए बीमा का एक मकसद होता है। आप जीवन बीमा कराते हैं, अपने गाड़ी का बीमा कराते हैं, मोटरसाइकिल का बीमा कराते हैं, ट्रैक्टर का बीमा कराते हैं, तो हर एक का एक उद्देश्य होता है कि जब आपको क्षति हो तो आपको वो भरपाई जो है वो बीमा कंपनियों द्वारा की जाए। इसमें इस बीमा योजना में आपके साथ साथ सरकार सहभागी है। आपका बहुत कम प्रीमियम लिया जाता है, बाकी जो प्रीमियम है वो सरकार देती है कि आपको सुविधा मिल पाए। और इसके साथ साथ जो हम हमेशा भी बता रहे थे कि बीमा योजना को हमेशा समीक्षा करते रहे हैं कि जल्द से जल्द हो, किसानों को लाभ मिले। इसके लिए एक मुख्य बदलाव जो है अभी हम लोग ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान दिए हैं और जल्दी से जल्दी भुगतान हो, उसके लिए टेक्नोलॉजी का समावेश हम योजना में काफी बृहत रूप से किया गया है। बिल्कुल, और इसके बारे में आगे हम आपसे विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से पारदर्शी इस योजना को बनाया जा रहा है और किस तरह से इसके लिए जो तकनीकी का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है और कैसे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का विषय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बारे में तमाम जानकारी के लिए जरूर जुड़े रहें आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और अब डॉक्टर सुनील कुमार, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो किसान है जिसने अपने फसल का बीमा कराया हुआ है और किसी तरह की क्षति हो गई है, नुकसान हो गया है, तो अब उसकी जिम्मेदारी क्या है? क्या हर बार ऐसी स्थिति होती है कि उसे अपनी तरफ से सूचना देनी पड़ती है? कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसान ने बताया है कि हमारी क्षति तो हुई और हमने कहीं सूचना भी नहीं दी और फिर हमें अचानक से ये मैसेज मिल गया है कि क्षतिपूर्ति हो गई। तो ऐसा कैसे स्थिति में होता है? देखिए, ये योजना में हम अभी चर्चा कर रहे थे कि दो तरह का है। एक क्षेत्र आधारित आधार पर जो बीमा का राशि जो निर्धारित होती है वो राज्य सरकार करती है जी। तो देखिए, इसमें राज्य सरकार जो उपज आकलन जो लास्ट में होते हैं, जो सभी आपदाओं के होने के बाद जो क्षति हुई है वो अंतिम उपज में आते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, उसके आधार पर वो राशि होती है। उसमें किसानों को सूचना दें। जो व्यापक आधार पर कोई आपदा है, जैसे आपका सूखा है, वर्षा है, बाढ़ है, ये जो व्यापक क्षेत्र में होते हैं, उसके लिए किसान भाइयों को सूचना देने की जरूरत नहीं है। प्लस इसके अलावा दो और हैं, जो बुआई पूर्व अगर क्षति ज़्यादा हो गई, बेमौसम ऐसा मौसम बना जिसमें आपका फसल की बुआई नहीं हो पाई, उसकी भी सूचना देने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार निर्धारित करती है। और एक और साथ में दिया हुआ है कि मिड सीजन एडवर्सिटी जिसको कहते हैं, मध्यकालीन में एक 25% जो क्लेम होती है उसको दिया जाता है राहत के रूप में, और अंतिम जो क्लेम का आकलन होगा वो उपज आंकड़े के आधार पर होगा, उसमें भी सूचना देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ जैसे है कि आपका स्थानीय आपदाओं के कारण और फसल कटाई के कारण स्थानीय आपदा, ये दो चीजें, खड़ी फसल और फसल कटाई के बाद जो स्थानीय आपदा चिन्हित की गई है, उससे अगर नुकसान हो तो एक पत्र बना हुआ है, उसमें सूचनाएं जरूर दे। स्थानीय आपदा जो है खेत पर जो है, इसके लिए आपका ओलावृष्टि है, जल भराव है, प्राकृतिक आग लगना है और बादल फटना है इत्यादि है। और तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह से नुकसान हो तो आपको सूचना देना है। और सूचना देने के लिए माफ कीजिएगा डॉक्टर सुनील कुमार, जानेंगे इसके बारे में आगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, उनका सवाल यहाँ लेना जरूरी है। अरुण कुमार जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। जी अरुण जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मैडम जी नमस्कार। सुनील कुमार जी जी हेलो जी अरुण जी, हम सुन रहे हैं, पूछे सवाल। जी मैंने कहा बताया कि ये हमने ये जो फसल बोई है सोयाबीन की, तो वो ये मैं जानना चाहता कि ये इसके बीज एक तो जर्मिनेट ही नहीं हुए हैं, तो एक तो इंश्योरेंस का पहलू ये है, जैसा डॉक्टर सुनील साहब बता रहे हैं, सुनील कुमार साहब जी, तो जो जर्मिनेट नहीं हुए हैं उसके लिए क्या किया जाएगा इंश्योरेंस का? और दूसरी चीज है, जो जिस संस्था से या जिस व्यक्ति से हमने बीज खरीदे हैं एजेंसी से, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का क्या प्रावधान है? अच्छा धन्यवाद। अगर बीज अंकुरित ना हो तो क्या? देखिए, बीज अंकुरित ही नहीं हुए, हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट ठीक है जी। देखिए, ये बीमा योजना जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर किसानों को क्षति है तो उसकी भरपाई का गारंटी देता है जी। अगर आप जिसको कहते हैं नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क, मतलब जिसको आप रोकथाम नहीं कर सकते और ये प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है, ये जिसमें आपका बारिश नहीं होना जिसके कारण वो, या मॉइस्चर प्रॉपर नहीं होने के कारण जर्मिनेशन फेलियर हो गया, इसकी हम बहुत लोग तो भरपाई करते हैं बीमा योजना में। लेकिन अगर सीड की उसकी कहते हैं गुणवत्ता अगर में कमी है या किसी तरह से उसमें माल फंक्शनिंग किया हुआ है ना, ट्रीटमेंट में और अदर में, या पुराना सीड आपको सप्लाई कर दिया गया है, तो ये सारे चीजों व्यक्तिगत क्षति हैं, इनको हम लोग बीमा योजना में कवर नहीं करते हैं। हाँ, इसके लिए अलग प्रावधान है। आप बीमा कंपनी पर जो आप जिस दुकान से खरीदे हैं या जिसका सप्लायर है सीड पर, उस पर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं और इसके लिए आपने, मुझे उम्मीद है कि जो अपनी रसीद है वो भी जरूर रखी होगी, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी अगर आप कानूनी कार्रवाई करते हैं तो। लेकिन हाँ, बीमा की जहां तक बात है, अगर वो किसी प्राकृतिक कारण से, यानी कि सूखा पड़ जाना या पानी की कमी की वजह से अगर होता है तो फिर ये बीमा के अंतर्गत आएगा, अन्यथा ये नहीं हो सकता है। बहरहाल डॉक्टर सुनील कुमार, आप बता रहे थे कि जो क्षति है उसकी जानकारी किसान को देनी पड़ती है जिस स्थिति में, तो वहां वो किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, ये दो
चीजें हैं, आपको हम अभी आपदाएं बता दिए, किस आपदा के कारण अगर क्षति हो तो दे सकते हैं। अभी हम स्थानीय आपदा की बात कर रहे थे, और जो अगर बहुत सारे कुछ फसल ऐसे होते हैं जिसमें खेत में कटाई के पश्चात जो है वो सूखने के लिए रखा जाता है, जिसमें कि कभी कभी थ्रेसिंग का टाइम तक ले जाने में थ्रेसर के में टाइम विलम्ब लगता है, या कुछ ऐसे प्रकृति होते हैं पौधे का कि जिसमें आपको सुखा के ही थ्रेसिंग कर सकते हैं। तो ऐसे पौधे में अगर बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि है ना के कारण या साइक्लोन के कारण क्षति है तो भी हम स्थानीय आपदा में इसको करते हैं, क्योंकि पूरे खेत में नहीं, पूरे गांव में नहीं होता, किसी जगह पर होता है, क्योंकि कुछ फसल खड़ी होगी, कुछ फसल कटाई के पश्चात खेत में होंगे। तो जो कटाई के पश्चात खेत में पड़े हैं वो कुछ होंगे, इसलिए उसको स्थानीय आपदा में डाला गया है। ये सारे चीजों की अगर क्षति हो तो किसान भाइयों को 72 घंटे का समय दिया हुआ है, ये ध्यान दे। 72 घंटे के अंदर अंदर इनकी सूचना जो है बीमा कंपनियों को दे। बीमा कंपनियों का टोल फ्री नंबर है हमारा, अगर असुविधा हो तो आप हमारा जो किसान कॉल सेंटर है उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो है क्षति होती है तो हम जो स्थानीय कृषि कार्यालय होते हैं विभाग के, उनके कार्यालय में भी हम लोग व्यवस्था करते हैं कि वहाँ सूचनाएं दें। अगर किसान भाई को लगता है कि हम खुद सूचनाएं नहीं दे पाए तो इसके लिए हम लोग दिए हुए हैं कि आप बैंक का हेल्प ले सकते हैं, बैंक को आप सूचनाएं दें। बैंक को अलग से हम 24 घंटे देते हैं कि आप जो है सूचनाएं बीमा कंपनियों तक पहुंचाएं। जी जी। ये जो 72 घंटे की समय सीमा है, इसकी कोई खास वजह है? हाँ, इसकी खास वजह है। इसके सोचना पड़ेगा कि अगर जैसे आप सर्वे करने आए तो आप जैसे अगर ओला के कारण अगर आपके खेत में क्षति हुई है तो पता नहीं चल पाएगा कि ये किस कारण से हुआ है, या उसका जो रिफ्लेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो समय बहुत जरूरी होता है। और एक कारण और होता है कि हम 5 दिन दिए, 72 घंटे आपको और 24 घंटे अदर, 5 दिन में दिया हुआ है। उसके अलावा तुरंत हमको सर्वे करना होता है। तो अगर आप जल्द से जल्द सूचना देंगे तो एक समिति बनाई जाती है, ज्वाइंट कमेटी कहते हैं उसको, जो आपके खेत में आके खेतवार आकलन करेंगे पूरे देख के, तो जल्द से जल्द सूचना देंगे तो आपके खेत का आकलन भी जल्द से जल्द होगा। जी जी बिल्कुल। और इसके लिए क्या ये जो ऐप है, पोर्टल है, क्या इन डिजिटल माध्यमों से भी सूचना दी जा सकती है? इसके लिए देखिए अभी हम एक खास इस वर्ष से खास हम लोग एक ऐप बनाए हैं जो फसल बीमा ऐप जिसको कहते हैं, उसमें हम लोग सभी सुविधा दिए हैं। आप उसमें किस फसल की बीमा हो रही है, कितना प्रीमियम रेट है, ये सारे चीजें के जानकारी के साथ साथ हमने उस पर विगत वर्ष में दिया था कि आप उससे खुद बीमा करा सकते हैं। इस वर्ष हम उसमें और जोड़े हैं कि आप अपने फसल की नुकसान की सूचना आप उसमें उसके माध्यम से दें। हम इसको चूंकि ये आप सूचना देंगे तो आपको तुरंत डॉक नंबर आएगा, आप सारा खुद भरेंगे, विवरण भरेंगे, इसलिए आपको भी पता होगा कि हम सही भरे हैं। और ये जिस सूचनाएं जो हमारे पास आएंगे इसको हम प्राथमिकता देंगे कि इसका सर्वे हम पहले करें, क्योंकि हमें तुरंत सूचना आ जाएगी, हम तुरंत ऑनलाइन आप भरे हमारे पास आ गया, कोई बिचौलिया बीच में नहीं है, इसलिए हम तुरंत इसको सर्वे कर पाएंगे, इसको प्राथमिकता दे पाएंगे। और धीरे धीरे अदर अन्य माध्यम है उसको हम लोग हटा देंगे क्योंकि आपके पास जो सूचनाएं आ रहे हैं, आपने कुछ लिखवाया, वहां कुछ अंकित हुआ, जो हमारे पास आया वो कुछ और हो गया, तो जो तीसरा व्यक्ति या तीसरा पार्टी जो बनता है जिसमें त्रुटि की संभावनाएं होती है, इस संभावनाओं को कम करने के लिए ही हम लोग ऐप के माध्यम से और एक किसान कॉल सेंटर स्पेशल इसके मतलब एक विशेष रूप से इसकी सूचना एकत्र करने के लिए हम बीमा कंपनियों को तो दिए हैं, प्लस हम लोग भारत सरकार एक बनाने जा रही है जो जल्द से जल्द किसान के लिए केवल इस पर्पस के लिए कि बीमा कंपनियों की सूचनाओं के लिए हम काम करेगी, जिसमें किसान भाई सूचना दे सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से हम जानकारी लेंगे और साथ ही आप भी अपने सवाल विशेषज्ञ मेहमान से पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें हमारे साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक।
अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। जानवर का छूट गया है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कर रहे हैं विस्तार से चर्चा। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ जरूर जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। अगर कोई जानकारी और चाहते हैं आप, तो आप हमारे विशेषज्ञ मेहमान से राय ले सकते हैं। बस आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। बहरहाल यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुनील कुमार, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आप बता रहे थे कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसकी समय समय पर समीक्षा होती रही है, उसमें कई बदलाव भी किए गए हैं और खासतौर पर उद्देश्य ये है कि पारदर्शिता को और बढ़ाया जाए और इसके लिए तकनीकी जो डिजिटल जो है तकनीकी उसका काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो किस प्रकार से ये किया जा रहा है, हमें बताएं। देखिए, हम लोग इस योजना में तकनीकी का बहुत समावेश किए हैं। उसका दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य है कि इस स्कीम में हर एक चीज़ों में हम ट्रांसपेरेंसी लाएं, पारदर्शिता हो, जो किसानों को समझ में हो, विश्वास पैदा हो। और दूसरा चीज है कि जो डेटा और प्रक्रिया है इसमें गति लाया जाए जी। ताकि हम भुगतान जो है जल्द से जल्द किसानों को इसको लाभ जो योजना का है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये दो उद्देश्य से इसमें तकनीकी में बहुत समावेश किया हुआ है। जैसे आपने पहले बताया, पोर्टल के माध्यम से हर एक किसान का लेते हैं विवरण और सीधे बैंक खाते में हम लोग देते हैं, जिससे क्या हो कि पहले बैंक में जो बिचौलिए होते थे उनको दिया जाता था, फिर वो डेबिट करते थे, क्रेडिट करते थे, जो समय लगता था उसको कम किया गया। इसी तरह से फसल आकलन में भी हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी का समावेश किया है, जिससे जो फसल कटाई प्रयोग होती थी उसका उपज आंकड़े पहले मैनुअल लिखे जाते थे, जोड़ घटाव होता था, फिर उसको राज्य सरकार जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर उनके सारे वेरीफाई होते थे तो बीमा कंपनियों को दिया जाता था। अब तकनीकी के माध्यम से जो ऐप है हमारा, स्मार्टफोन के माध्यम से हम करते हैं और फसल क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ऐप कहते हैं उसको, उसके माध्यम से हम तुरंत सीधे पोर्टल पर दे देते हैं ताकि बीमा का गणना तुरंत हो पाए कि हमारा किस क्षेत्र में क्या होता है। इसमें जो हम लोग करते हैं, दो चीजें और हम इसमें जोड़े हैं कि जब ऐप के माध्यम से करते हैं तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और समय के साथ साथ जो वहां को विटनेस किए हैं वो भी हम लोग करते हैं। जो इसमें प्रावधान किया हुआ है कि आप, ये सारी प्रक्रिया राज्य सरकार करती है। जो हम लोग इसमें ध्यान दिए हैं कि किसानों के हित में जो भी क्षतिपूर्ति हो, चाहे स्थानीय आपदा के कारण हो, चाहे व्यापक क्षेत्र वाली आपदा के कारण हो, क्षति का आकलन राज्य सरकार या उनके समिति द्वारा ही की जाएगी, क्योंकि किसान का हित सर्वोपरि है। तो इसमें हम लोग सारे चीजों में राज्य सरकार के जब प्रतिनिधि या कर्मचारी जाके करते हैं कार्य, तो उस टाइम बीमा कंपनी के भी कर्मचारी होते हैं और किसान भाई भी उसमें सम्मिलित होके आप देख सकते हैं। इसके अलावा और काम किए कि शिकायत रहता है। इसके बारे में हम जानेंगे आगे कि इसके अलावा और क्या कुछ शामिल किया गया है इस योजना में। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, राम कुमार स्याग जी, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका राम कुमार जी, पूछिए अपना सवाल। राम कुमार जी, क्या आप, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो राम कुमार जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको?
चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। और डॉक्टर सुनील कुमार, आप बता रहे थे कि किस तरह से तकनीकी के माध्यम से पारदर्शिता बरती जा रही है। जी, इसके अलावा मैं बता रहा था कि जैसे कुछ क्षेत्र में होता है कि हम एक जो है पूरे गांव का क्षति करते हैं, आकलन करते हैं कि कितने फसल की क्षति हुई है या उसकी यील्ड क्या होगा, प्रोडक्टिविटी। तो उसके आधार पर हम एक स्टैटिक टूल होता है जिसमें हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की संख्या निर्धारित करते हैं। तो किसानों को कभी कभी ये शिकायत रहती थी कि जो है वो सारे जो है इरिगेटेड एरिया में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, हमारा तो बहुत सारा अनइरिगेटेड एरिया था, या इस फसल इस गांव के उस साइड में जो टाल और जो ऊंचे क्षेत्र थे उसमें तो क्षति ज्यादा हुई थी और यहाँ इरिगेशन की सुविधा थी, वहाँ क्षति कम हुई थी। तो इस सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए कि नहीं सभी चीज का समावेश हो, क्योंकि औसत पर हमें करना होता है। तो हम लोग इसको स्मार्ट सैंपलिंग मेथड जिसको कहते हैं, जिसमें हम सैटेलाइट के माध्यम से और अन्य माध्यम के द्वारा हम एक मैप बनाते हैं कि किस किस जोन में कौन क्रॉप है, और जो जोन के आधार पर प्रोपोर्शनेट हम उनमें कितने क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करने हैं वो निर्धारित करते हैं, जिसके कारण से किसानों को जितना क्षति है उसके समानुपात, पूरे तो नहीं मिल पाते हैं, हम बार बार इसलिए हम समानुपात की बात कर रहे हैं, समानुपात क्षति हो सकता है उसको हम लोग आकलन करके देते हैं। इसके अलावा और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे अभी टेक्निक विकसित हो गए जिसके सैटेलाइट के माध्यम से हम, या बहुत सारे जो मौसम पैरामीटर है, मापदंड है, उसके आधार को मिला के कुछ मॉडल बने हुए हैं जिसमें हम यील्ड भी निकाल सकते हैं। तो इसकी भी हम विस्तृत पायलटिंग कर रहे हैं और हम राज्य सरकार के साथ साथ इसको प्रयोग में ला रहे हैं, ताकि तो लगातार इस योजना को और बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। इस वक्त हमारे साथ कॉलर है रामकुमार सियाग जी, जो जुड़ गए हैं हमारे साथ हनुमानगढ़ राजस्थान से। रामकुमार जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी, मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। जी जी, राजस्थान। तो एक तो जी हमने 2019 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है उसको फसल बीमा करवाया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा। अच्छा, तो उसमें सर हमारे यहाँ 50 या 60% जितना भी है वो खराबा हुआ, उसका भुगतान लगभग हो चुका है और कई गांवों में हुआ नहीं है। तो हमारे भी लगभग 3-4 भाई हैं सर, एक सी समान भूमि है, जैसे 3-3 हेक्टेयर या 3.5 हेक्टेयर है। ठीक है। तो 2-3 भाइयों के तो सर बीमा क्लेम आ चुका है और एक भाई के सर बीमा क्लेम नहीं है अभी तक। अच्छा, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से सर बार बार प्रयास किया, उसका टोल फ्री नंबर नहीं लगता है, न कोई वो मेल का जवाब देते हैं सर उसके, न कोई उनका, हमारे हनुमानगढ़ में और हमारा बलोग नोर है वहां पर कोई उनका कर्मचारी नहीं बैठता है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए आप लोग खेती करते हैं तो 4-5 फसल का खेती करते हैं। जनरली एक गांव में 4-5 फसल की खेती होती है, तो जरूरी नहीं कि हर एक फसल क्षतिग्रस्त हुआ हो। तो अगर इनके भाई को मिला है, इनको नहीं मिला है, तो पहले देखना होगा कि फसल से एक ही है या अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग हो सकता है, क्षति अलग अलग हुई होगा और उसके अनुसार उनको मिला होगा। हाँ, अब रहा कि आपको शिकायत निवारण नहीं हो पा रहा है समय पर, तो इसके टोल फ्री नंबर की हम लोग चेक करते रहते हैं बीच बीच में। इसके अलावा मैंने इसलिए बताया कि अगर बीमा कंपनी का प्रतिनिधि जो है वो जिला स्तर पर उनके कार्यालय होंगे, वो कार्यालय की सूचना उपलब्ध होगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और समय समय पर पेपर और पोर्टल के माध्यम से भी दिया जाएगा कि यहाँ आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप तुरंत इसकी मैं सलाह दूंगा कि आप जिला शिकायत निवारण समिति जो है हर एक जिला में बना दी गई है, राजस्थान में भी बन गया है। आप वहां जाके लिखित सूचना देकर उनकी पावती रसीद जरूर लें कि जो आप शिकायत किए हैं वो आपके पास होना चाहिए कि हाँ इसका निवारण कब हुआ है या आया है या नहीं आया, जिसको बाद में आप ऊपर स्तर पर जब आप फिर से शिकायत करेंगे तो रहेगा कि भाई हमने यहाँ शिकायत हुआ और इसका जो है निवारण नहीं हो पाया, इसलिए हम ऊपर अपील कर रहे हैं। जी जी, तो रामकुमार जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सुनील कुमार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है मुख्य रूप से ये जो प्राकृतिक आपदाओं से होते जो नुकसान है उसको उसमें शामिल किया जाता है, लेकिन अक्सर जो किसानों की समस्या रहती है जंगली जानवरों से भी होती है, फसल को काफी नुकसान हो जाता है। क्या इस तरह का जो नुकसान है वो भी इस बीमा योजना में शामिल किया गया है? हाँ, ये योजना में हम लोग शामिल किए हैं। ये रबी 18-19 से ही हम लोग इस योजना में, इसको फसल बीमा योजना में एक एड ऑन, मतलब एक अलग
प्रावधान के तहत शामिल किए हैं। उसका उद्देश्य ये है कि ये जो है क्षति हर एक जगह नहीं होती है। जंगली पशु जो है वो जंगली क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि लैंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है, तो बहुत सारा जो पहले जंगल के क्षेत्र हुए करते थे उसमें खेतीबाड़ी का क्रियाकलाप बढ़ गया है। तो उन सारे किसानों को भी ध्यान में रखते हुए ये योजना में डाला गया है। ये राज्य सरकार को सुनिश्चित करना है कि अपने जो वन विभाग हैं उनके सहयोग से, उनके परामर्श से इसको अधिसूचित कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील कुमार, आपने बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छी जानकारियां दी है हमें इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार फिर से हम याद दिला दें अपने तमाम किसान साथियों को जिन्होंने खरीफ के लिए अभी तक बीमा नहीं कराया है। 31 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है और उससे पहले आप अपने फसल का जो बीमा है वो जरूर करवा लें। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कल हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा का विषय क्या रहेगा। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिस विषय पर विस्तार से विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा होगी वो है बैंगन की खेती और औषधीय पौधे। तो खासतौर पर इन विषयों पर चर्चा करेंगे हेलो किसान कार्यक्रम में। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप जरूर कल हेलो किसान कार्यक्रम में जुड़ें। इसके अलावा आप अपने सवाल हम तक ईमेल के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। हमें ईमेल करें hellokisan2015@gmail.com पर। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम के फेसबुक पेज पर जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। और इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके अपने सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें और अपने सवाल दर्ज करा दें। और इसी तरह से हम लगातार कृषि जगत से जुड़ी हुई अहम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आप भी जरूर इसी तरह से हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहें। हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।